हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हया गाड़ी खड़ी करके अंदर दाल हुई थी। शुक्र था कि इस वक्त अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। हया बेटा, खाना खाओगी? अम्मा बी ने हया को सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ देखा तो उसे आवाज देकर बोली थी, नहीं अम्मा बी, मैं यूनिवर्सिटी में आज खा लिया था। मेरा सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ। कोई मुझे परेशान ना करे। वो सामने ही चेहरे की वे बोलते हुए जल्दी जल्दी ऊपर चली गई थी। पीछे अम्मा भी सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी तो प्रिया को अंदर आता देखकर फिर से रुके थे। प्रिया ने बामुश्किल खुद को कंट्रोल करते हुए उन्हें सलाम किया था। अम्मा भी, मामा नहीं आई अभी? प्रिया ने उनसे पूछा और खुद सोफे पर बैठ गए थे। नहीं, फोन किया है, अभी थोड़ी देर तक पहुंचने वाली हैं। ठीक है, मैं फ्रेश लूँ, फिर आपके साथ खाना लगाने में मदद करती हूँ। हया कमरे में आकर दरवाजा बंद करके वहीं दरवाजे के साथ बैठती चली गई थी। आंसू आंखों से निकल रहे थे। अपना चेहरा घुटनों में दिए हुए बैठी हुई थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रहे थे। जब रो रो कर थक गई तो आहिस्ता से उठकर बेड की तरफ गई थी। आंखें शुरू हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था। बामुश्किल अपने साइड टेबल के दराज से सर दर्द की दवाई लेकर पानी के साथ निकल गए। बेड पर लेटते हुए फिर से अपनी बेबसी पर रोने लगे। तुम खुद को कितना भी मजबूत कर लो हया, मर्दों के आगे नहीं चल सकती तुम्हारी। औरत का साहिबान हमेशा मर्द ही होता है। हमारा तो कोई साहिबान नहीं है आज, इसलिए तो अनशा में इतनी हिम्मत हुई कि मुझसे जबरदस्ती ये सब। वो सोचते हुए फिर से रोने लगी थी। बाहर सबके आने की आवाजों को सुनकर उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों की आवाज को रोका था, वरना उसका दिल कर रहा था कि वो ऊंची ऊंची रोए। आज मुझे नफरत महसूस हो रही है आकब शाह आपसे, जो बाप कहलाने के लायक नहीं है। दूसरा शख्स जो मेरा मिजाजी उदास बन गया है, वो भी मेरे लिए काबिल नफरत है। दो मर्द जो औरत की जिंदगी का हासिल होते हैं, आज इन दोनों रिश्तों से नफरत महसूस हो रही है मुझे। वो सोचते हुए रो रही थी, ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये रिश्ते क्यों टूट गया है हमसे। क्यों ना बाप का प्यार मिला, और जिस रिश्ते के लिए दिल में एहसास थे आज वो अंशा ने खुद से मंसूब करके वो भी छीन ली है। अपनी अन्ना को नजर कर दिया है मुझे, वो सिसकी थी। अब फिर अपना चेहरा तकिए में दिए रोते रोते नींद की वादी में उतर गए थे। हया नहीं आई अम्मा बी? सब बैठे हुए थे खाना खाने के लिए तो नौरीन ने बैठे हुए अम्मा बी से पूछने लगी, जी बेटा, वो आई है, कमरे में है। वो बोल रही थी कि उनकी यूनिवर्सिटी में खा लिया है, अब उन्हें भूख नहीं, इसलिए सोने लगी है। अच्छा। नौरीन पुरसोच आवाज में बोली थी और फिर सब खाना खाने लगी। मामा, मुझे आपने परी को इजाजत दी थी कि मैं उसके साथ जाऊं शादी पर रहने के लिए। प्रिया खाना खाते हुए आस्ता सी आवाज में अपनी अम्मा से बोली थी। जी, मैंने ही इजाजत दी है। वो बच्ची इतनी मिन्नत से बोल रही थी, मेरा दिल नहीं किया उसे ना करने को, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। क्योंकि क्या हुआ, तुम उन्हें जाना नहीं चाहती क्या? मामा, नहीं, इतने दिल मेरा दिल नहीं है रहने को, इसलिए प्रिया चावलों में चम्मच लाते हुए बोल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, 2 दिन की बात है, आपको अच्छा ना लगे तो इसी पर फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगी किसी को लेने के लिए आपको। और बाकी आपकी खुद की मर्जी है, आप जानना चाहें या ना। वो मुस्कुराते हुए उसे मुतमिन करते हुए बोले थे। जी अच्छा मामा। प्रिया मुस्कुराकर सर हिला गए थे। मेरा खुद का दिल नहीं है तुम्हें कहीं भी बेचने का, पर क्या करूं, मैं चाहती हूँ कि तुम सब दुनिया को जानो, यहाँ रहने के तरीके अपनाओ। कब से तक मैं तुम लोगों को अपने परों में छुपा छुपा कर रखूंगी? आप सबको मेरे बाद भी तो इस दुनिया को फेस करना है ना, इसलिए चाहती हूँ कि तुम चारों इस दुनिया में रहने का ढंग सीखो। वो दिल में सोच रहे थे। अपनी बातों को जुबान पर लाकर अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कभी जोया और फ्रिया को तो कभी जरताशा को देती। इन चारों में उनकी जान थी, पूरी दुनिया थी उनकी बेटियां उनकी। अब वो चाहती थी कि उनकी बेटियां अब उनके सहारे के बिना दुनिया में चलना सीखे। सर, आपकी बहन की शादी है तो आप छुट्टियां नहीं लेंगे? ऑफिसर उससे पूछने लगा था। वो कुर्सी पर बैठे हुए, टांगे सामने पड़ी हुई चेयर पर रखे हुए, बंद आंखों में किसी मासूम का चेहरा देते हुए, लबू में सिगरेट दबाए हुए, जमी सी मुस्कुराहट लिए हुए था। शेरहान, कुछ पता चला जिस काम का मैंने तुम्हें बोला था? वो आंखें बंद किए हुए उसकी बात का जवाब दिए बिना अपनी बात बोला था। सर, मेरे आदमी वहां पर बहुत से चक्कर लगा चुके हैं, पर उनकी कोई खबर नहीं है। पर एक खबर मिली है जो शायद आपके लिए खुश आइंद हो। शेरहान के बोलने पर उसने जल्दी से सिगरेट को मुंह से निकाल कर नीचे फेंककर उसको पांव से मसलते हुए उसकी तरफ खुशगवार नजर से देख लिया था। सर, खबर मिली है उनके घर वाले पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुके हैं और अब शायद यहीं पढ़ेंगे। बाकी मेरे बंदे कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उनका पता भी लग जाएगा। शेरहान, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, कितने दिन से तुम एक काम नहीं कर पा रहे? उसके बोलने पर शेरहान ने नजर नीचे काली थी। सर, जल्दी आपको रिजल्ट दूंगा, वो पुरअज़म से बोलकर उसके इशारे पर कमरे से बाहर निकल गया था। क्यों मेरे दिल के तार छेड़कर तुम खुद से दूर चली गई हो? आज जो मेरे पास कितना और तड़पाना बाकी है। वो सोचो में इस मासूम हसीना से मुहातब था। एक दफा मिल जाओ, सारी दुनिया से छीन कर तुम्हें अपनी पनाहों में ले लूंगा और बस तुम्हें मेरी बनकर रहना है। आहद शाह की मासूमा हसीना। वह मुस्कुराते हुए उसे सोचते हुए आंखों को फिर से बंद कर गया था।
हया उठ जाओ, शाबाश, ये दवाई खा लो, देखो तुम्हें कितना बुखार हो रहा है। नौरीन से कमरे के खाने के लिए रात के खाने के लिए उठाने आई थी तो हया को बाहर में देखकर डॉक्टर को बुलवा लिया था और आप उसे चेक करके दवाई दे गए थे। अम्मा जानी, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये। वो उठकर बैठते हुए उनकी गोद में सर रखकर फिर लेट गई थी। हया, खाओगी नहीं तो ठीक ऐसे होगी मेरा बच्चे। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली थी, अम्मा जानी, हमारा कोई अपना क्यों नहीं है जो हमें इस दुनिया के बुरे लोगों से महफूज रखे, हम सब पर साया बन जाए, हमें आंच ना आने दे जैसे सबके होते हैं बाप दादा नाना, कोई भी तो नहीं है ऐसा रिश्ता हमारा। वो बोलते हुए रो पड़ते। मैं तो हूं ना आपके पास, अल्लाह के बाद आप सबकी हिफाजत करने के लिए। वो हया की बातों से उसके अंदर कुछ टूटा था, पर फिर भी वो खुद को संभल कर बोलती, उनके माथे पर प्यार किया था। अम्मा जानी, आप शादी कर लें, कोई हमारा भी अपना हो और मुहाफिज होगा जो हम सबको सारे बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करेगा। हया, बस करो बातें, मुझे लग रहा है बाहर तुम पर कुछ ज्यादा ही असर कर गया है। उठो, शाबाश, ये दवाई खा लो और फिर आराम करो, कल यूनिवर्सिटी भी जाना है। उसकी बातों को गोल करके उसे दवाई खिलाते हुए बोलती है, अम्मा जानी, ठीक है दवाई खा लूंगी, पर कल नहीं जा रही मैं यूनिवर्सिटी, प्लीज। वो मुंह से होकर दवाई खाते हुए बोलती, उनको हंसने पर मजबूर कर गई थी। ठीक है, मत जाना। उसे दोबारा बिस्तर पर लेटाकर उस पर कम्बल देते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर बुहार चेक करके उसे सोता हुआ देखकर बाहर निकल गए थे। ऐसा तो कभी नहीं बोलती, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है आजकल। हया की बातें नौरीन को परेशान कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं मैं। अल्लाह प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी बच्चियों की हिफाजत करे। वो अल्लाह से दिल में मुहातब थी। परी, आज कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? जिनी ने सुबह सुबह परी को घर में घूमते हुए देखकर पूछा था। नहीं अपो, आज से कॉलेज से छुट्टियां, आज हम आपको हल्दी लगाएंगे और आज ढोलकी भी रखेंगे, मजा आएगा। बहुत खुश होते हुए बोली थी। तो तुम सारे प्रोग्राम बनाकर बैठी हुई हो। मिस परी, जैनी किचन में खड़ी खुद के लिए चाय बना रही थी। आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? वो जिन्नी को अपना सर दबाते हुए देखकर बोली थी। हाँ, पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हेडेक शुरू हो गया है, जा ही नहीं रही। जिन्नी सर पर हाथ रखकर बोलती, शादी तो सर पर है, उसकी परेशानी होगी। अलीशा शाह जो किचन में खड़ी थी जिन्नी के साथ, वो बोली, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही। वो मुंह नीचे किए हुए दांतों दबाते हुए बोलती, कोई बात नहीं बच्चे, तुम जाओ आराम करो, मैं चाय तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। वो उसे किचन से बाहर भेजते हुए बोली थी। अलीशा शाह बहुत नरम दिल और मिलनसान औरत थी, पर दूसरी तरफ उनके दोनों बच्चे जिद्दी और अपनी हर बात मनवाने वाले थे। परी भी जिन्नी की तरह उसके कमरे में चली गई थी। जिन्नी अपो, आप लेटो, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उसे प्यार से बोली थी। जिन्नी उसकी पापा मुस्कुरा दी थी, पर सर दबाने के लिए ना कर दिया था। जाओ शाबाश, तैयारी करो रात की, जाओ। उसके गाल थपथपाकर बोली थी। परी भी उनको मुस्कुराता हुआ देखकर बाहर निकल गए थे। तबरेज, आपकी बेरूही मुझे पाल कर रही है, कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं सब। वो बेड पर बैठते हुए सर को हाथों में गिराकर बोली थी, क्यों खुद से बेगाना कर दिया है मुझे? मैं तो आपकी मोहब्बत थी ना, तो फिर क्यों हमारे रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं? वो सोचते हुए दिल में तबरेज से बोली थी, मैं हिब्बा को तो माफ कर सकती हूँ, पर आपको कभी नहीं। जितनी मैं अजियत में हूं ना इस वक्त, वो आप सोच भी नहीं सकते। उससे बोलते हुए अपनी आंखों में आए हुए आंसू को हाथ की पूछ से साफ करने लगे। हेलो हया, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आज आई नहीं क्यों? जोया क्लास में बैठी हया का इंतजार करती, पर वो अभी तक नहीं आई थी, इसलिए आप उसे फोन करके पूछ रहे थे, क्यों? एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें बाहर हो गया? हया, झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बताओ, क्यों नहीं आई? हया का जवाब सुनकर जोहा उसे बोलते, पीछे बैठा अंश हया का नाम सुनकर पूरी तरह से उसकी बातों में मुतवज्जो था। अच्छा ठीक है, फिर तुम अपना ध्यान रखना, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगी और तुम्हें कल पार्टी में जरूर आना है, समझी? कल कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ। जोहा हया की बात सुनकर हंसते हुए फोन बंद कर गई थी। हया क्यों नहीं आई? अमन शाह तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर जोहा से पूछने लगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज नहीं आई। क्यों, आपको क्या मसला है? जोहा से जवाब देते हुए आईब्रो उठाकर बोली थी, मुझे क्या मसला होगा, बस वैसे ही पूछा है, क्लास फेलो है मेरी, इसलिए। उसे जवाब देते हुए वापस अपनी जगह पर मुड़ गया था। अमन शाह को देखकर अंश के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट आई थी, पर वो जल्दी उसे चुपा गया था। तुम क्या जानो अमन शाह, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। वो सोचते हुए अमन की तरफ देख रहा था जो बेचैन सा लग रहा था। वो हो तो मेरी जानना की तबीयत खराब हो गई है, लगता है दीदार करने जाना ही पड़ेगा। बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे पास अंशा। वो हया को सोचते हुए उसे मैसेज करने लगा, कुछ सोचते हुए मोबाइल फिर से जेब में रख लिया। आज प्रिया अकेले ही कॉलेज आई थी। आज परी ने कल से छुट्टी की थी, इसलिए वो अकेले ही बेजार और बोर होते हुए सारे लेक्चर ले रही थी। ये किसका फोन है? प्रिया अपने मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता देखकर बोली थी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्रिया के बोलने पर मुकाबले के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मिस प्रिया? दूसरी तरफ की आवाज सुनकर प्रिया के माथे पर गुस्से से बदल पड़े थे। आप आपने क्यों कॉल किया मुझे? प्रिया होते हुए गुस्से को कंट्रोल करके बोली थी।
ज़हे नसीब, आप मुझे मेरी आवाज़ से पहचान गई हैं। दूसरी तरफ की बात सुनकर प्रिया ने गुस्से से लाबीचे थे पर बोली कुछ नहीं थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे मिलना है। आज थोड़ी देर तक मैं पहुँच रहा हूँ आपके कॉलेज के बाहर। आप मुझे बाहर मिले। हाजिर की बात सुनकर प्रिया का दिल किया था उसके सामने आया तो उसका मुंह तोड़ दे, पर मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सो इसलिए मुझसे दूर हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, समझे आप। वो गुस्से से बोलते हुए फोन रख चुके थे। हाजिर की कॉल फिर से आने लगी थी पर प्रिया ने फोन बंद कर दिया। समझ क्या रहा क्या मुझे, मैं मिलूंगी उससे, गुस्से से बोलते हुए अपनी क्लास की तरफ चली गई थी। डैम इट, ठीक है मत मिलो, मैं खुद ही मिलूंगा तुम्हें। बहुत अकड़ रही हो ना तुम, सीधा करूंगा तुम्हें। वो गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारकर बोला था। तुमने मेरे गुस्से को खुद ही हवा दी है मिस प्रिया, अब अंजाम के लिए भी तैयार रहना। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी गुस्से की वजह से। वो खुद के सर को सीट की पुश पर रखकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। हया तबीयत ठीक है अब। नौरीन हया को खाना देते हुए देखकर बोली थी, जो खाने का नाम कर रही थी। अभी तक खाया कुछ नहीं था। जी मामा, आगे से ठीक है तबीयत। वह मुश्किल हंस कर बोलती, चलो तुम दोनों खा लो तो सब चीजें उठाओ और किचन में डाल कर आओ, अपने अपने कमरों में जाओ। नौरीन ने जरताशा और जोया को बोलते हुए उठी थी। और प्रिया, अब मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे रूम में भिजवा दो। हया, शाबाश, आप भी जाओ और आराम करो, मैं लाइब्रेरी में हूँ, थोड़ा सा काम कर लो। उन सबको बोलते हुए ऊपर स्टडी में चली गई थी। फरी प्लीज, एक कप मेरे लिए भी, वो जाती हुई प्रिया को बोली थी। और प्रिया मुस्कुराकर साह हिलाते हुए चली गई थी। इतनी रात हो गई है, नींद नहीं आ रही, भूख भी लग रही है, क्यों ना कुछ खा ही लो। परी सोचते हुए अपना कंफर्टर पीछे करते हुए अपने बिस्तर से बाहर निकलती किचन की तरफ गई थी। इस वक्त किचन में कौन सोता है। किचन की तरफ जाते हुए देख कर तो किचन की लाइट ऑन थी। अंदर जाकर देती हूँ, शायद जिनी आपू हो, मुझे भी कुछ बना देंगे खाने के लिए। वो अंदर दाल होते हुए बोली थी, पर अंदर का मंदिर देखकर उसकी सांस रुकने लगी। ये क्या कर रही है, आज तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उस दिन का बदला तो जरूर लेंगे। चल परी, बाहर चल यहाँ से। परी आलिशा को कमरे में किचन में देकर अपने कदम वापस मुड़ गई थी। परीयूष, वापस आओ। आली की रोबदार आवाज से परी के कदम वहीं पर जम गए थे। जी। वो अपने लब काटते हुए उसकी तरफ मुंह करके बोले थे। मुझे देकर वापस क्यों जा रही थी। वो अपनी काफी टेबल पर रखते हुए बोलता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। आज तो पक्का गला दबा देगा यह खरूस इंसान। अल्लाह जी, आज बचा ले, आइंदा से कभी पंगा नहीं लूंगी। वो दिल में बोलती हुई उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर पीछे कदम ले रहे थे। कुछ पूछना हो तुमसे, वो आहिस्ता आवाज में दांत पीसते हुए घुराया था। भाग पड़ी, आज तो इसमें पक्का जिन आ चुका है, भाग वरना आज तो तेरा कत्ल पक्का। वो आली को गुस्सा में देकर वहां से भागने लगी थी। कहाँ कहाँ भाग रही हो तुम, हाँ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात सकती हो। उससे पहले कि वो वहां से बात थी, आली ने उसका हाथ खींच कर उसे दीवार के साथ लगाया था। सॉरी आली भाई, आइंदा आइंदा को कभी भी तंग नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। वो उसे अपने करीब देखकर बोली थी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे भाई मत बुला करो। इतनी सी बात हमारी अक्ल में क्यों नहीं बैठती। वो गुस्से से अपनी बात चुपा चुपा कर बोला था। सॉरी, आइंदा नहीं बोलूंगी, अब जाने दे मुझे, डर की वजह से उसे बोला नहीं जा रहा था। आइंदा ध्यान रखना। उसके चेहरे पर आईब्रो लिट को पीछे करते हुए बोला था। हाँ, किस लिए आई थी तुम यहाँ पर किचन में। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। डरी हुई पड़ी उसे अच्छी लग रही थी। वो मुझे भूख लगी थी इसलिए कुछ खाने के लिए आई थी, पर अब भूख नहीं है। वो लब काटते हुए बोली थी। क्यों, अब क्यों नहीं है भूख। वो अपने हाथों की उंगली से उसके होंठों के दांतों से आजाद करवाते हुए नाम में सर हिला गया था। प्लीज मुझे जाने दे, मेरा सांस बंद हो जाएगा वरना। आली की हरकतों से परीयूष को अपनी जान जाते हुए महसूस हो रही थी। परी, जल्दी ही तुम्हें अपने नाम करने वाला हूं मैं, इसलिए जब हाजिर अदात तुम्हें मेरे बारे में पूछे तो तुम उनको हाँ में जवाब दोगी। उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए अपना माथा उसके माथे से जोड़कर बोला था। अगर तुमने ना करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। बात करते करते अपने हाथों को उसकी गर्दन पर रखकर बोला था। परी की खौफ से आंखें फैल गई थी। आली सफाकी से मुस्कुराते हुए परी को देते हुए अपने काफी का मग उठाकर बाहर निकल गया। पीछे परी को लगा उसकी जान हवा हो गई हो। हाय अल्लाह, मैं उनके साथ शादी, मैं तो दोनों सूरतों में मारी जाऊंगी। ये तो दोनों सूरतों में मुझे जन्नत में बेच कर रहेंगे। अल्लाह जी, कहाँ फंसा दिया। अब तो भूख भी मर गई है। वह बड़बड़ाते हुए किचन से बाहर निकल गई थी, अपने कमरे की तरफ चली गई। हया, ये लो, मैं मामा को देने जा रही हूँ चाय, ये पीकर तुम जाकर आराम करो। फरिया उसे चाय देते हुए खुद ऊपर स्टडी रूम में चली गई थी। आदल प्लीज, हम मीटिंग के बारे में बात करें तो ठीक है, वरना मैं फोन रखने लगी हूँ। आदल की बात सुनकर नौरीन गुस्से से बोली थी। नौरीन, आप क्यों नहीं मेरी बात समझने की कोशिश कर रही। आप एक दफा अपनी बेटियों से बात करने की कोशिश तो करें, वो मान जाएंगी शादी, कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। आदल, शादी सच में इतना बड़ा इशू नहीं है, पर मेरी और आपकी शादी एक बहुत ही बड़ा इशू है। आप भी जवान बेटे के बाप हैं
اور میں بھی 4 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ نورین بیزار سے لہجے میں بولی تھی، ان کی شادی کے بعد بھی تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی نا، اور ویسے بھی تو سلار کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بچوں کو بھی کوئی اعتراض ہوگا۔ عادل، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، میٹنگ کی صبح کر لیں گے۔ ان کو بولتے ہوئے دوسری طرف کی کوئی بھی بات سننے بنا فون بند کر گئی تھی۔ تھک کر اپنا سر صوفے کی پشت پر رکھ کر آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ سب سوچتے ہوئے آنسو بے احتیاطی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ فریحہ جو باہر کھڑی ان کی باتوں کو سن رہی تھی، اندر آ کر ٹیبل پر کپ رکھ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ نورین نے اپنے گھٹنوں پہ کسی کے ہاتھ کو محسوس کیا تو جلدی اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ فریحہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو کو صاف کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جو اب اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ماما، آپ عادل انکل کی بات مان جائیں پلیز، بامشکل اٹک کر بولی تھی۔ فریحہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ فریحہ کی بات سن کر نورین کا اس کے بالوں پہ چلتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ ماما، میں ٹھیک بول رہی ہوں، آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، وہ اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیتے ہوئے بولی تھی۔ فریحہ، جاؤ اپنے کمرے میں، وہ غصے سے اسے ہاتھ کے اشارے سے بولی تھی۔ پر ماما پلیز میری بات تو میں نے کہا نا کہ جاؤ اس وقت۔ وہ غصے سے چلا کر اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، میں جا رہی ہوں، پر آپ کو عادل انکل کے حق میں ہی فیصلہ دینا ہوگا۔ وہ آنسو بڑی ہوئی آنکھوں سے بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نورین نے بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ کیسے سمجھاؤں میں سب کو، میری زندگی میں کسی کے لیے بھی اب جگہ نہیں ہے۔ حیا اپنی چائے لے کر باہر لان میں آ گئی تھی، بنا کسی شال اور جرسی کے۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، حیا کو ٹھنڈی ہوا سکون دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لان میں پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور آہستہ آہستہ چائے کا سپ لیتے ہوئے ہوا کو اپنے آر پار جاتے ہوئے محسوس کرتے مسکرائے تھے۔ دور کھڑا وجود اسے بنا اپنی پلکوں کو جھپکائے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے حیا کی مسکراہٹ دنیا کے سب سے خوبصورت چیز لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے حیا نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی چائے کو بینچ پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں پھیلایا تھا۔ انس شاہ اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے کھڑا اس کی حرکتوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت وہ اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی کوئی بچی سی لگ رہی تھی، جو انس شاہ کے دل پر قابض ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا قدم اٹھاتا ہوا آیا اور اس کے پاس بینچ پر خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پاس پڑی اس کی چائے کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور پوری دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کے سپ لینے لگا۔ دسمبر کی سرد ہوائیں اور دوسرے تمہارے ہاتھ میں چائے، واہ واہ، واللہ واللہ، حیا تم تو شاعر ہوتی جا رہی ہو، وہ اونچی آواز میں اس سے بولی جا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، حیا کی بات سن کر بے ساتا انس کا کہکا گونجا تھا۔ وہ چائے کو بینچ پر رکھتے ہوئے انس کیا تھا۔ حیا پلیز، شاید بھی تمہارا شعر سن کر توبہ کر رہے ہوں گے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ انس کو دیکھ کر غصے سے گھرائے تھی۔ اوپر سے انس کا اس پر ہنسنا سے مزید غصہ دلا گیا تھا۔ انس دفع ہو جائے یہاں سے اس وقت، اسے ہنستا دیکھ کر غصے سے بول رہی تھی۔ انس کے ہنستے ہوئے چپ ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ حیا کی بات سے انس کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ کتنی دفعہ بتاؤں میرے ساتھ بکواس مت کیا کرو، وہ غصے سے اس کے چہرے کو دبوچے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑو انس مجھے، کیسا پیار ہے یہ تمہارا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیار؟ تم نے کس نے کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے؟ وہ جھٹک سے چھوڑتے ہوئے بولا جو بینچ پر گری تھی۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بول رہا تھا۔ میری نظر میں تم صرف میری انا کا مسئلہ تھی، پیار تو میں صرف اپنی منگ سے آنیا شاہ سے کرتا ہوں۔ وہ اسے جتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا ہوا حیا کو منجمند کر گیا تھا۔ اب تم صرف اور صرف میری انس شاہ کی ملکیت ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، تم چاہو یا نہ، تمہیں صرف میرا ہی رہنا ہے۔ اس پر جھکا اسے بالوں سے پکڑ کر بولا تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ تپتے ہوئے صحراؤں کی مسافت ہو۔ وہ انس کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے پال میں بے مول کاٹ چکا تھا۔ اس نے انس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک آنسو بے احتیاطی اس کی آنکھوں سے نکل آیا تھا، جس سے وہ بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ہنس دی تھی۔ انس شاہ، تمہاری ملکیت بننے سے بہتر ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ وہ ہنستے ہوئے آخر میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولتے اسے اندر تک ہلا گئے تھے۔ جانا، ایسا سوچنا بھی مت، خود کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچایا تو جو تمہارے پیچھے رہ جائیں گے نا، ان کو بھی میں جینے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ ہے انس شاہ کا تم سے، اس لیے خود کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا، سنا تم نے؟ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر کے اس کے کان میں سرگوشی کرا تھا، پھر آہستہ سے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹتے ہوئے حیا کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ چھوڑ مجھے انس شاہ، وہ اسے خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس نے روتی ہوئی حیا کو خود میں بیچ لیا تھا۔ اسے زور سے ہاتھ کیے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھ کے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے انس شاہ، پلیز چھوڑو مجھے، تمہیں تمہاری انا کی تسکین چاہیے تھی نا؟ پوری یونیورسٹی میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ لوں گی، پر مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، وہ روتے ہوئے اسے بول رہے تھے۔ میں جان لے لوں گا تمہاری حیا، اگر تم نے پھر سے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا تو۔ سن لیا تم نے،
اور اپنے ذہن میں بٹھا بھی لو، یو آر مائن، اونلی مائن. اسے اپنے روبرو کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا تھا، اس لیے اب صرف سوچوں میں اور دل میں مجھے ہی رکھو، اوکے مائی سویٹ ہارٹ. اس کے گال تھپ تھپا کر بولا تھا، اندر جاؤ جلدی. حیا باہر بہت سردی ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا. اور ہاں، صبح ضرور آنا تم نے پارٹی میں تمہارا انتظار کروں گا، اگر نہ آئی تو خود تمہیں لینے آ جاؤں گا، اوکے مائی جانا. اسے دیکھتے ہوئے الٹے قدم لیتا ہوا بولتا ہوا جہاں سے آیا تھا وہاں پر چلا گیا تھا. حیا روتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی. حیا روم میں آئی تو وہاں اس کے بیڈ پر ایک شاپنگ بیگ پڑا ہوا تھا. وہ ابھی اس کی طرف بڑی ہی تھی کہ موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی. حیا صبح یہی پہن کر لانا، اور ساتھ میں ایک آنکھ مارتا ہوا ایموجی تھا. حیا نے بے بسی سے بیٹھتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں ڈال لیا تھا. انشا، اگر مجھے اپنوں کی فکر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتی کہ حیا کون ہے. وہ غصے سے بولتے ہوئے بیڈ پر پڑے ہوئے شاپنگ بیگ کو اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے بولی تھی.